हाय फ्रेंड्स, एसएम डन, ईआईएस डन। पेपर इजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर था। अब जो मोमेंटम आपको मिला है, अब ये याद रखना लास्ट पेपर है। लास्ट पेपर का लास्ट सेक्शन 40 मार्क्स का इकोनॉमिक्स आपको मेरे साथ देना है। 40 नंबर्स जब आप पढ़ने निकलोगे तो याद रखना इसमें कोई एमसीक्यूज़ नहीं आते हैं, इंस्टीट्यूट की तरफ से मेंशन नहीं है एमसीक्यूज़। मॉड्यूल में जो एमसीक्यूज़ दिए हैं वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए गए थे, ठीक है। 4 चैप्टर हैं अपने और उसमें 14 यूनिट हैं। तो 14 यूनिट को जब इकट्ठा करने जाते हैं तो वी स्प्रेड आउट, हम फैल जाते हैं। मैं आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स बता देता हूँ सो दैट यू कैन जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट आई एम सेइंग एंड देन फोकस ऑन दोज थिंग्स ओनली इन योर रिविजन, करेक्ट। सबसे पहला नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में ये याद रखना, भले स्कूल में पढ़ा हुआ हो पर इसके अंदर प्रैक्टिस करके जाना कुछ क्वेश्चंस की। नेशनल इनकम में एनडीपी, जीएनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस निकालने के लिए वो देते हैं। आरटीपी में भी दिए हैं। आरटीपी का कंपाइलेशन जैसा एसएम का दिया था, अभी इसका भी दे रहा हूँ मैं आपको, उसमें से देख लेना। सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस को किस तरीके से करना है वो ज़रूर ध्यान देना उस चीज़ पर। एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से उन्होंने सॉल्यूशंस दिए थे, स्टेप्स के हिसाब से लिखना। नेट आंसर लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेशनल इनकम के दोनों तीनों मेथड्स के बारे में बोला जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जरूर रखना, ठीक है। दूसरा जो यूनिट था इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरीज ऑफ कीन्स, उसके अंदर 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर मॉडल था। उसके अंदर से जो उसका नेट इम्पैक्ट है इनकम और एम्प्लॉयमेंट पर, भाई 2 सेक्टर से अल्टीमेटली क्या होता है, 3 से क्या होता है, 4 से क्या होता है, उसमें 3 डायग्राम है। एक तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फिर नेट एक्सपोर्ट्स, ऐसे 3 होता है। तो उससे ओवरऑल एक्टिविटी लेवल बढ़ता है अपना ग्राफ का, अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो ज़रूर देख के जाना, क्योंकि वो नेट इम्पैक्ट जनरली पूछते हैं कि इसका फाइनल इम्पैक्ट क्या होगा, करेक्ट। फर्स्ट यूनिट पे आप अननेसेसरी कई बार कंफर्ट डाल के चलते हो कि 12th में पढ़ा हुआ, पर एक बार देख के ज़रूर जाना, प्रैक्टिकल्स पे ध्यान देना। सेकेंड यूनिट आती है जो सबसे न्यू यूनिट होती है, पब्लिक फाइनेंस। उसके अंदर 4 यूनिट हैं, ठीक है। पहला है 3 ब्रांच टैक्सोनॉमी, रिचर्ड मसग्रेव की थ्योरी। बेसिक थ्योरी पढ़ना है। अब आप क्या करते हो, लास्ट डे पर सब कुछ बारीकी से रटने की कोशिश करते हो, नहीं होता है। यू नो द कॉन्सेप्ट। और अभी तक ट्रेडिशनली इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए हैं, उन्होंने कोई को घुमा घुमा के नहीं पूछा है, ठीक है। तो यू नो द कॉन्सेप्ट, यू नो द अंडरस्टैंडिंग, आप सिर्फ उसको प्रस्तुत करो, अननेसेसरी डेकोरेट करने मत जाओ किसी भी चीज़ को। 3 ब्रांच टैक्सोनॉमी, करेक्ट, उसको पढ़ना है। सेकेंड वाले में आओगे जब आप, मार्केट्स फेलियर जो होता है, मार्केट फेलियर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर बनेगा। और उसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर, ये दोनों यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें मार्केट पावर आता है, एक्सटर्नलिटीज आता है, और एक्सटर्नलिटीज़ के कारण डेड वेट वेलफेयर लॉसेज वाला जो डायग्राम बनता है वो ज़रूर देखना। कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स का कॉन्सेप्ट और पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स का डिफरेंस बिटवीन, ये अपन ने नोट्स में स्पेसिफिकली बना रखा है, उसको आपको याद रखना है ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी रहे कि पब्लिक गुड्स क्या है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ थी उसके अंदर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन वाली, जिसके अंदर हम पढ़ते थे कि इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण सही एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता। उसमें 2 पॉइंट रहता है, एडवर्स सिलेक्शन, मॉरल हजार्ड। वो एडवर्स सिलेक्शन, मॉरल हजार्ड को बड़े ढंग से पढ़ना। मॉड्यूल में वो थोड़ा सा अनक्लियर रहता है एंड में, लेकिन उसको लेके अपन ने बिल्कुल क्लैरिटी रखी है अपने रिविजन में, तो वो आप ध्यान देना, करेक्ट। एडवर्स सिलेक्शन, मॉरल हजार्ड, लेमन्स प्रॉब्लम, जो इंश्योरेंस सेक्टर वाली एक बात थी, उसको लेकर वो लोग पूछते हैं, क्योंकि ये मैं बता दूं आपको, ठीक है। और पब्लिक गुड्स के अंदर भी उन्होंने कैटेगरीज बनाई है, क्वासी पब्लिक गुड्स, ग्लोबल पब्लिक गुड्स, उनको जरूर देख के जाना। उसमें क्या वो 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछने की ताकत रखते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक गुड्स एंड इट्स वेरिएशंस, वो मैंने पूरा चार्ट बनवाया आपको आपके नोट्स में। आपके नोट्स 100% मॉड्यूल बेस्ड हैं, उसी में से मैंने बनवाया, पर मैंने इजी टू अंडरस्टैंड करवा दिया था। उस चार्ट को देख के सारी चीज़ें पढ़ते जाना, सब कुछ फ्लो हो जाएगा दिमाग के अंदर, करेक्ट। उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर था गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर्स। उसके अंदर मार्केट पावर, कैसे हम मोनोपोली पावर कम कर दें ताकि सबको सब कुछ मिले। एक्सटर्नलिटीज़ को करेक्ट करने के लिए हमने सब्सिडीज़ देखा था, ट्रेडेबल परमिट्स देखा था, वो सारी बातें। और उसके बाद हम लोगों ने मेरिट गुड्स और डीमेरिट गुड्स देखा था। मेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स, किसको बढ़ावा देना है, किसको बढ़ावा नहीं देना है, वो सब, ठीक है। और उसके बाद था स्टेप्स टेकन टू करेक्ट इन्फॉर्मेशन फेलियर, जानकारी फैलाने तक के लिए क्या क्या किया जा सकता है। याद रखना, जैसे पब्लिक एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब मेरिट गुड्स की कैटेगरी में जाते हैं। और मेरिट गुड्स की कैटेगरी में जाते हैं, okay, sorry for the hiccup. I was telling you that मॉरल हजार्ड्स और एडवर्स सिलेक्शन के बाद जब अपन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि जितने भी मेथड्स किए जाते हैं जिससे मेरिट गुड्स को आगे बढ़ाया जाता है, जिसमें से एजुकेशन है, हेल्थ केयर है,
उसके बारे में, करेक्ट। उसके बाद आ रहा था चौथा यूनिट आपका इसके अंदर, और वो चौथा यूनिट बात करता था फिस्कल पॉलिसी की। तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर आपको ये ध्यान देना था कि फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या कर सकते हैं एक्सपेंशन के टाइम पे, रिसेशन के टाइम पे। वो पूरा अपन ने कंपैरेटिव चार्ट बना रखा है पूरा यूनिट 4 में कि फिस्कल पॉलिसी कब क्या क्या करेगी और क्या टैक्सेस कब बढ़ाएंगे, कब करेंगे। और ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स वाला एक कॉन्सेप्ट था एंड पंप प्राइमिंग था, वो ध्यान रखना, करेक्ट। पंप प्राइमिंग था एंड ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स था, हाँ करेक्ट। एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, ये तीन चार नंबर के क्वेश्चन वो अलग अलग बना के पूछ लेते, तो उसका आपको ज़रा सा ध्यान रखना होगा। ओके, यहाँ पर आकर कंप्लीट होता है सेकेंड यूनिट अपना। इसके बाद थर्ड यूनिट आता है जो था मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर हमारे 3 यूनिट थे। सबसे पहला था एक मनी थ्योरीज। मनी थ्योरीज के अंदर मैंने डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, उसके बाद स्पेकुलेटिव मोटिव और इन्वेस्टमेंट मोटिव। वो एक बाइफर्केशन जो है सारा फर्स्ट से लेके फोर्थ थ्योरीज का, वो बस याद रखना। आप लोग है ना प्लीज़ उसके डेरिवेशन में, उसकी डिटेलिंग में मत जाइए। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना है, बस ये ध्यान रखना। इफ द बेसिक कॉन्सेप्ट इज क्लियर यू विल बी एबल टू गेट इट थ्रू। सेकंड वाले यूनिट के अंदर था M1 M2 M3 M4, और उसके बाद एक क्रेडिट मल्टीप्लायर था। पिछली बार एक क्रेडिट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन पूछा मॉड्यूल में, चैप्टर के एंड में बना रखा है उसने, 1/, रिजर्व रेशियो वाला, उसको देखना है अपने को। उसके बाद मॉनिटरी, उसके बाद मनी मल्टीप्लायर का एक कॉन्सेप्ट था M/, मॉनिटरी बेस वाला, वो देखने का। आपसे फिर बोल रहा हूँ, डिटेल में बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्चुअली पकड़ के रखो, बिकॉज लास्ट डे यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द डिटेल्स, करेक्ट। उसके बाद मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स थे, जिसके अंदर CRR, SLR, बैंक रेट तो बहुत नॉर्मल है, रेपो, रिवर्स रेपो, LF और MSF। इधर अगर इंस्टीट्यूट आपके साथ थोड़ा सा ट्रिकी खेलना चाहे तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बहुत सारा काम किया है कोविड के दौरान, और रेट्स काफ़ी नीचे रिड्यूस करे हैं। अगर वो बच्चे की बेसिक नॉलेज और अवेयरनेस टेस्ट करने चाहते हैं तो ये समझ के रखना, रेट्स हैव बीन ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, credit availability has been increased, there have been emergency credit guarantee line ECGL given to the given to the businesses, जहाँ पर उनको एक्स्ट्रा लोन्स दिए गए हैं, रियायत दी गई है। ये अगर क्वालिटेटिव टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ये बातें ध्यान रखकर उसके अंदर लिखना, ठीक है। उसमें लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपने 12th में नहीं पढ़ी थी, तो उसको एक बार अच्छे से देख कर जाना, करेक्ट। सबसे आखिरी में आता है चैप्टर 4 इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको लेके बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि सर 5 चैप्टर्स हैं उसके, 5 यूनिट्स हैं, सॉरी 5 यूनिट्स हैं। आपको मैं सीक्वेंस बता देता हूँ 5 यूनिट्स का। पहला वाला यूनिट पहले पढ़ना इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, फिर सीधे जाना यूनिट नंबर 4 पर और यूनिट नंबर 5 पर। यूनिट नंबर 4 जिसमें एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस और एक्सचेंज रेट के बारे में है, डायरेक्ट कोड, इनडायरेक्ट कोड, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन। ये जो है ये वाला 4th यूनिट पहले करना। उसके बाद 5th यूनिट करना, जिसके अंदर FDI, FPI, और उस FDI, FPI के अंदर FDI करते कैसे हैं, जैसे अपन इन्वेस्टमेंट करते, सब्सिडरी डालते, जॉइंट वेंचर करते, वो एक क्वेश्चन है, उसको जरूर देख लेना। बिकॉज लास्ट 6 मंथ्स में FDI को बढ़ावा देने की कोशिश बहुत ज़्यादा की जा रही है, इसके लिए। तो पहले 1st यूनिट करना, फिर 4th करना, फिर 5th करना, और उसके बाद आना 2nd और 3rd पर, जो ट्रेड पॉलिसी मेजर्स है। ट्रेड पॉलिसी के अंदर टैरिफ, नॉन टैरिफ मेजर्स की बात है। उसमें टैरिफ मेजर्स के अंदर खासकर काउंटरवेलिंग ड्यूटी, एड वैलोरम ड्यूटी, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। उसके बाद नॉन टैरिफ मेजर के अंदर फाइटोसैनिटरी एंड SPS एंड टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, और एक इससे रिलेटेड जो चीज़ें थी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, रूल्स ऑफ ओरिजिन मेथड। ये 4-5 चीज़ें देखना। होता क्या है, बच्चा ये 2 यूनिट में बहुत ज़्यादा टाइम दे देगा, ट्रेड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स और उसके बाद WTO। आप WTO के एग्रीमेंट्स को सबसे आखिरी में पढ़िएगा, उसके सिर्फ मेन प्रिंसिपल्स ध्यान रखना है आपको, करेक्ट। तो 2nd और 3rd यूनिट सबसे आखिरी में आना चाहिए आपके पास। 2nd यूनिट में आपको ट्रेड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर टैरिफ, नॉन टैरिफ करना है। टैरिफ के अंदर सारे छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे आपको, काउंटरवेलिंग ड्यूटी और जितने भी हैं, वो अपन ने टेबल बनाई है, एग्जाम्पल लिखिए, उसको आप देखिएगा। आखिरी में जब आप 3rd यूनिट पाएंगे ट्रेड नेगोशिएशन में, उसमें WTO है, WTO के प्रिंसिपल्स देखना मेन तो, क्योंकि वो प्रिंसिपल सब जगह रहते हैं साथ साथ, कि यही फ्री ट्रेड होगा, मार्केट एक्सेस होगा, सबको होम मार्केट की तरह ट्रीटमेंट देंगे, वो पॉइंट्स देख के जाना आप। उसके बाद उसके अंदर अलग अलग एग्रीमेंट्स में जा जाके कब कब क्या करा, वो ऐतिहासिक डिटेल्स पे आप मत जाइएगा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना,
यूनिट नंबर 5 में एफडीआई करने के फ़ायदे क्या हैं और जो कंट्री एफडीआई मांग रही है उसको क्या फ़ायदे हैं, ये थोड़ा सा पीछे एक थ्योरी में पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको देख लेना। अगर वो आपको बेसिक क्वेश्चन पूछना था तब का बेसिक नॉलेज टेस्ट करेंगे, वाई एफडीआई इज नीडेड, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई, तो इस प्रकार की चीज़ें पढ़ के जाना। फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन वो लोग नहीं पूछते। आप अपना ध्यान रखते हुए एक फुल कवरेज करके जाना, छोड़ के मत जाना बस, ठीक है। 40 मिनट्स का पेपर है, आपको ए और बी एक साथ ही रहेगा, सेम कॉपी में करना रहेगा ये, बस ये ध्यान रखना। फर्स्ट का अगर ए बी कर दिया है तो सेकंड का भी ए बी उसके नीचे करना, 1A 2B मत कर देना, ठीक है। आई होप यू विल बी एबल टू डू इट, आफ्टर ऑल द एफर्ट हैज़ कम। और जो बच्चा लास्ट पेपर तक आया है वो ऑलरेडी विजेता बन चुका है। जितने लोगों ने ऑप्ट आउट कर लिया है आपके चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। निश्चिंत रहिए, चिंता मत कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।